नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मध्य भारत बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। 20 जुलाई को जबलपुर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि औद्योगिक विकास दर में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 पहुंचाना है। कल होने वाले इन्वेस्टर समिट का स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। बीते समय 1-2 मार्च को उज्जैन में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लगभग 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़कर कई सारे प्रस्ताव आए। इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को संस्कार धाने जबलपुर में रीजनल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खासकर चिकित्सा, शिक्षा, हेल्थ इंडस्ट्रीज के तीनों प्रकार, लघु उद्योग, हैवी उद्योग और मध्यम श्रेणी के नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़कर ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। लगातार उद्योग निवेश को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक के बाद एक हम नए कदम उठाने जा रहे हैं। बीते समय उज्जैन में 1-2 मार्च को इन्वेस्टर की मीट की थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लगभग 75,000 करोड़ से ज़्यादा बढ़कर के कई सारे प्रस्ताव आए और इसी प्रकार से कल 20 जुलाई को इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, जिसमें देश भर के अलग अलग निवेशक, औद्योगिक घराने, हमारे प्रदेश के अंदर के उद्योग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने वाले अलग अलग क्षेत्र के बड़ी संख्या में नए प्रस्ताव आने की संभावना है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के संसाधन के बलबूते पर खास करके कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, हेल्थ, इंडस्ट्री की तीनों प्रकार है, लघु उद्योग, हेवी उद्योग या मध्यम श्रेणी से नीचे वाले कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के उद्योगों से जुड़ करके ही प्रदेश की प्रगति की जा सकती है। इसी थीम पर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं कल की होने वाली इस इन्वेस्टर समिट का स्वागत भी करता हूं और प्रशासन को बधाई देता हूं, जो इस पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश को औद्योगिक विकास दर में नंबर 1 पे प्रदेश को देश में पहुंचाना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमने बीजापुर जिले में आईईडी विस्फोट में अपनी जान गंवाने वाले भरतलाल साहू को श्रद्धांजलि अर्पित की है। 4 घायल जवान खतरे से बाहर है। हम नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। हम जल्द ही नक्सलवाद को समाप्त करेंगे। 17 जुलाई की घटना है। बीजापुर जिला के अंतर्गत तर्रेम थाना के अंतर्गत हमारे एसटीएफ के जवान ड्यूटी से वापस जा रहे थे और एक आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें एसटीएफ के 2 आरक्षक शहीद हो गए और 4 घायल हो गए। तो आज जो रायपुर निवासी एसटीएफ के जवान भरतलाल साहू थे, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हम लोग आए थे। हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी भी हैं, श्री केदार कश्यप जी मंत्री हैं, श्री टंकराम वर्मा जी मंत्री हैं और एक नारायणपुर जिले के थे सतेर सिंह, जो शहीद हुए और 4 घायल हुए हैं। कल दिल्ली से वापसी के बाद हम लोग सीधे एयरपोर्ट से रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल गए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम भी थे, विजय शर्मा और श्री अरुण साव जी, और उनसे मिले हैं। खतरे से बाहर हैं हमारे आरक्षक, उन्हें किसी तरह का खतरा नहीं है और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान करें। सर, क्या ये बौखलाहट है जिस तरह से लगातार कार्रवाई की जा रही है? हाँ, ये बौखलाहट है। इस तरह से 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। अब किस तरह का एक्शन रहेगा सर? अब किस तरह का एक्शन रहेगा? मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है, इसका भी हम लोग को लाभ मिल रहा है और बहुत जल्दी हम लोग नक्सल
आगामी महीनों में नगरीय निकाय और पंचायती चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी, जिसे विधानसभा और लोकसभा में हार मिली, इन चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी। इसीलिए भी अब पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की शुरुआत कर दी गई है। एक तरफ बीजेपी के नेता नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव जीतकर 4 इंजन वाली सरकार बनाने के दावे कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस के लिए आगामी दोनों चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव बना हुआ है। धरना प्रदर्शन और घेराव के जरिए कांग्रेस अपने कैडर को सक्रिय करने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जगदलपुर में शहर और ग्रामीण इलाकों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक को लेकर आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। आपको बता दें कि 24 जुलाई को कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करने जा रही है। पिछले 6 महीने में कांग्रेस का यह सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा। ऐसे में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कहीं चूकना नहीं चाहती। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आयोजित आज बैठक रखा गया। बैठक का एजेंडा 2 था। नंबर 1 कि आने वाला समय नगरीय निकाय के चुनाव को देखते हुए और परिसीमन को ध्यान में रखते हुए सभी कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे नेताओं को निर्देशित किया गया है कि तैयारियां अभी से करें और हम लोग पूरी पारदर्शिता के साथ इस समय मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई। दूसरी, आने वाला 24 तारीख को प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ में जंगी प्रदर्शन, विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के द्वारा, और उसकी तैयारियों को लेकर तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है। तो निश्चित रूप से तैयारियां हमारी पूरी तरह से तैयारियां है और 24 तारीख को विधानसभा घेराव ऐतिहासिक घेराव रहेगा और सरकार की विफलता। वहीं भूपेश बघेल द्वारा महादेव ऐप घोटाले पर लोकसभा स्पीकर से कार्यवाही की मांग करने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता और प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने भूपेश बघेल को चुनौती दी और कहा कि हिम्मत है तो सौम्या चौरसिया के बारे में बोलकर दिखाए। आपकी सरकार में हुए तमाम घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है, हर दिन नए सबूत मिल रहे हैं, जमीन के अंदर से नकली होलोग्राम खोद के निकाले जा रहे हैं। संतोष पांडे जी से आप चुनाव हार चुके हैं, अब आपकी ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। भूपेश बघेल जी द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा जाना एक ड्रामा है, ड्रामा से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि भूपेश बघेल जी इस तरह से ड्रामा करने के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं और वही खेल वो खेल रहे हैं। उनके कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं कि प्रदेश की जनता जो है कराह उठी थी। डीएमएफ घोटाला उनके कार्यकाल में हुआ, शराब घोटाला हुआ, राशन घोटाला हुआ, कोल घोटाला हुआ, सट्टा ऐप का घोटाला हुआ, इतने ढेर सारे घोटाले उनके कार्यकाल में हुए हैं और जबकि वो मुख्यमंत्री थे तो ऐसे घोटालों के जवाबदेही से वो नहीं बच सकते। उनकी जो सचिव रही हैं सौम्या चौरसिया जी, जिनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हैं और जो अभी जेल में है, लगातार जेल में है, और इसके पहले उसकी लगातार वकालत करते रहे भूपेश बघेल जी, उस पर उनका क्या कहना है? उनकी जमानत याचिका लगातार खारिज हो रही है और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया जबकि वो जेल में है। इस पर उनकी कोई हिम्मत है तो बोलना चाहिए। इस पर तो उनकी जबान नहीं चल रही है, इस पर तो चुप बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो उनकी जो जमानत याचिका लगातार खारिज हो, इस पर बोलना चाहिए कि कोर्ट उनको क्यों जमानत नहीं दे रही है। उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और अभी तो जितने भी घोटाले हुए, सारे घोटाले के जो आरोपी हैं वो पकड़े जा रहे हैं, उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। शराब घोटाला के व्यापारी जो है उन्होंने स्वीकार किया है कि शराब घोटाला हुआ है उनके कार्यकाल में। नकली होलोग्राम मिल रहे हैं जगह जगह खोदने से। इस पर भूपेश बघेल जी अपनी चुप्पी साधे क्यों बैठे हुए हैं? इसलिए उनको इस बात को स्वीकारना चाहिए कि घोटाले हुए हैं और इन घोटालों के आरोप से बचने के लिए अपनी खुद सफाई देने के लिए चिट्ठी लिख रहे हैं लोकसभा स्पीकर को। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो जानते हैं कि वो हार चुके हैं चुनाव संतोष पांडे जी से, उसकी खींच मिटाने के लिए सब इस तरह के ड्रामा कर रहे हैं। ये ड्रामा अब चलने वाला नहीं है। पूरे प्रदेश की जनता आपके ड्रामे।
उज्जैन के हामुखेड़ी निवासी प्रकाश यादव लोकप्रिय बीजेपी नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी है, जिसको उसके पड़ोसी ने बच्चों के विवाद के चलते गोली मार दी। जिसके बाद बीजेपी नेता को तुरंत परिवारजन संजीवनी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। सभी बड़े नेता और अफसर हॉस्पिटल पहुंचे। प्रकाश यादव के समर्थक भी हॉस्पिटल में पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार नागझिरी पुलिस प्रकाश यादव और भदौरिया के बीच हुए विवाद को सुलझाने गई थी। वहां पर भदौरिया ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर प्रकाश यादव पर गोली चला दी। पन्ना जिले के सिमरिया में श्री श्री 1008 श्री किशोरदास जी महाराज वृंदावन धाम द्वारा भक्तमाल कथा आयोजित की जा रही है। जिस धार्मिक कार्यक्रम में शुक्रवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिमरिया पहुंचे और लगभग 2 घंटे तक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल रहे। बागेश्वर धाम सरकार की सिमरिया आने की जानकारी पूरे क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्तगण उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। सुरक्षा व्यवस्था के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि पन्ना जिला बहुत ही पिछड़ा जिला है, जहां पलायन बहुत है, जबकि पन्ना जिले में बहुत ही कीमती वस्तुएं पाई जाती हैं, जिस पर ग्रामों में पहल करनी चाहिए। राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें विकास को भी देखना चाहिए, वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए। रसिकाचार्य बुद्धाम श्री धाम वृंदावन के रसिक हम सब बुंदेलखंड के गौरव पूज्य श्री गौरीलाल कुंड वाले महाराज श्री जी के मुखार बिंद से सिमरिया में भक्तमाल की गाथा गाई जा रही है। उसमें भारत के सभी दिव्य संत पहुंचे हैं और इस स्थान भूमि पर श्री धाम वृंदावन की बहु प्रसिद्ध पूरे क्षेत्र में और पूरे भारतवर्ष में जो प्रसिद्ध रासलीला है, उसके रासाचार्य पूज्य श्री भैया जी महाराज विराजमान है। सब संत आ रहे हैं। हमारे जैसा नालायक दास भी आया हुआ है। ये प्रभु की कृपा है। पूरे क्षेत्र को यही कहना है, सिमरिया पन्ना जिले के लोगों को, कि आप सब दर्शन करके संतों का आशीर्वाद लें, हिंदुओं में एकता रखें। पन्ना जिला बड़ा ही पिछड़ा और बिछड़ा जैसा प्रतीत होता है। पलायनवाद बहुत ज्यादा है और बल्कि सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में कीमती वस्तुएं पन्ना जिले में ही पाई जाती हैं। तो नेताओं को पन्ना जिले के गांवों पर ध्यान देना चाहिए, वोट बैंक भर नहीं लेना। मध्य प्रदेश के भोपाल में अशोका गार्डन थाना सुंदरकांड पाठ मामले में थाना प्रभारी पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने थाना प्रभारी को शोकॉज नोटिस भी दिया है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर मामले में शिकायत की है। थाना प्रभारी अशोक गार्डन के खिलाफ 2 दिन में कार्रवाई करने की पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है। चला रहे सरकार की अनुमति के बगैर वो पेंडिंग पड़े हैं करप्शन के। इसका मतलब है कि करप्शन को सुरक्षा दे रही है बीजेपी की मोहन सरकार, इससे पहले शिवराज जी की सरकार। ये एक बार फिर प्रदेशवासियों इनका चेहरा साफ हुआ। अब तो स्पष्ट हो गया है कि चोरी करो, करप्शन करो, सरकार उसको सुरक्षा देगी। ये बीजेपी के नेता और अधिकारी और कर्मचारियों के लिए बीजेपी ने एक खुला फरमान कर दिया। और अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ गलत है तो मोहन सरकार जब बैठी है 8 दिन के अंदर वो पेंडिंग जितने भी केस है उन पर अनुमति दे करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के, तो मानेंगे कि ये करप्शन के अगेंस्ट सरकार है। नहीं तो ये करप्ट सरकार। कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल के एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें कल की घटना को लेकर के ज्ञापन, इसमें कल थाना क्षेत्र एक थाना स्तर पर इसमें एक अनुमति दी गई। सामान्य तौर पर थानों में, कई थानों में जहां बहुत सारे मंदिर हैं, मजार हैं, अनेक दूसरे कई जो धार्मिक स्थल। इंदौर में दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर विजयनगर थाना क्षेत्र की स्कीम नंबर 54 स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लाखों की लूट करने वाले बर्खास्त फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वारदात के बाद अपना फोन बंद कर बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा था। पुलिस ने आरोपी अरुण सिंह पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। दरअसल 16 जुलाई को आरोपी अरुण कुमार सिंह ने पंजाब नेशनल बैंक में बंदूक की नोक पर 6,64,000 रुपए लूट कर फरार हो गया था। घटना के बाद से ही पुलिस की 4 टीम आरोपी की तलाश कर रही थी, उसके ठिकाने पर दबिश दे रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद किया है।
जी, मंगलवार करीब 4:41 पे विजयनगर थाना क्षेत्र में पंजाब नेशनल बैंक में एक लूट की घटना हुई थी। तो उसमें विजयनगर पुलिस को ये सफलता मिली थी कि वो उसके जो श्यामनगर में घर था तो वो हमने पहले ट्रेस कर लिया था और उसमें कुछ जब्तियां हुई थी जिसमें 3 लाख रुपए कैश, रेनकोट, उसकी बाइक, ये सब हमने जब्त किया था। तो उसी तारतम्य में हमें जो सूचनाएं मिल रही थी तो पुलिस उसको फॉलो करते करते उत्तर प्रदेश में मैनपुरी और एटा जिले में पहुंच गई थी और आज पुलिस ने, आज क्राइम ब्रांच इंदौर ने उसको वहां एटा से गिरफ्तार किया अपने मामा जी के यहाँ से। सर क्या कारण था घटना को अंजाम देने का, कुछ बताएं। इसमें प्राथमिक तौर पे ये सामने आ रहा है कि एक तो उस पे कर्ज बहुत ज्यादा था और जो उसको अपनी बहन के जीजाजी के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी। दूसरा कारण ये भी सामने आ रहा है कि वो ओरिएंटल बैंक का पहले कर्मचारी रह चुका था जो अब मर जो कि पंजाब नेशनल बैंक में आ गई है और शायद उसको बेसिकली वो नौकरी से छोड़ दिया था, निकाल दिया था क्योंकि उसके पास 12 बोर की पिस्तौल नहीं थी। तो उसने बाकी बैंकों में भी जॉब की तलाश की बट शायद उसको जॉब नहीं मिल पाई। तो ये भी शायद उसमें गुस्सा था तो इस वजह से, और उसको बैंक के बारे में सब कुछ पता था कि कहाँ पैसा रखा जाता है क्या था, तो इसीलिए उस बैंक में उसने घटना को अंजाम दिया। सर ये किसके वहाँ रुका था, कहाँ फरारी था? ये पहले सबसे पहले यहाँ से बस के थ्रू आगरा गया था, फिर आगरा से वो मैनपुरी गया था अपनी बहन के यहाँ। बट उसको सूचना लग गई थी कि पुलिस उसको पकड़ने आ रही है, तो फिर वो मैनपुरी से अपने मामा जी के यहाँ खिड़िया में चला गया था और वहां पे छुपा हुआ था। पुलिस को और क्राइम ब्रांच को जो मुखबिर सूचना मिली उसके आधार पे उसको खिड़िया से गिरफ्तार किया सर गया। ये वही बहन है जिसके लिए उसने घटना करी थी? जी, ये वही बहन है। इन्हीं के पति की तबीयत खराब रहती थी तो उनके इलाज के लिए भी इसको कुछ पैसे चाहिए थे तो इसलिए इसने ये घटना सर लगभग कितने की घटना को अंजाम दिया था और कितनी मसरूका बरामद? 6,64,000 रुपए तो बैंक से चोरी हुए थे जिसमें 3 लाख की जब्ती उसके घर से हुई थी। बाकी अभी जब वो वापस आएगा तो पता चल पाएगा कि क्या क्या सर जब्ती हुई है। ये भी जानकारी मिली थी कि कुछ सामान भी खरीदा था इसमें उन पैसों से? जी, उसने एक टीवी भी खरीदी थी और करीब 50,000 के आसपास मशरूका की लोटस से, तो विजयनगर क्षेत्र में। तो उस वो भी हम अभी जब्ती में ले रहे हैं सर क्या उसको। हाँ, पूर्व में कोई अपराध है इस पे? अभी उस पे मैं एक बार थोड़ा सा देखना। कब तक लेके आ जाएगी सर? मोस्टली कल सुबह तक क्राइम ब्रांच उसको यहाँ ले आएगी। सर आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम अरुण कुमार सिंह। सर इसके पास अगर हथियार नहीं था तो हथियार लेके आएगा? वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर जिले में हुए आईईडी ब्लास्ट में एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। बीजापुर से लेकर रायपुर तक घटना को लेकर गमगीन माहौल गुरुवार को बना रहा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना पर दुख जताते हुए घटना को प्रदेश सरकार की विफलता बताया। दीपक बैज ने कहा, बीजेपी सरकार के दावे इस घटना से झूठे साबित हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने भी घटना को लेकर दुख जताया और कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास कर रही है। यही कारण है कि प्रदेश सरकार ने नक्सलियों से शांति वार्ता की पहल की। अमूमन नक्सली सड़क के नीचे आईईडी प्लांट करते हैं, लेकिन इस बार नक्सलियों ने रणनीति बदलते हुए पाइप बम के जरिए जवानों को निशाना बनाया। इस साल सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों पर हावी जरूर हुए, लेकिन अब नक्सलियों ने भी अपनी रणनीति बदलकर आईईडी के जरिए सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बना रहे हैं। बीजापुर में आईईडी विस्फोट हुआ है और उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। निश्चित रूप से हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवार को शांति और उनके परिवार को ईश्वर दुख सहन करने की शक्ति दे। साथ ही जिस तरह से घटनाएं हो रही है दोनों ओर से, घटनाएं नहीं होना चाहिए। सरकार पहल करे और जिस तरह से कि राज्य सरकार लगातार दावा करते रही, ये कहीं न कहीं राज्य सरकार की इस घटना से पोल खुल गई है। नहीं, सरकार की तरफ से ये प्रयास प्रारंभ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पे, हमारे आदरणीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने, और इसमें तो एक उन्होंने कोड भी बना के भेजा कि कोई हमसे बात कर सकते हैं, इस नंबर पे बात कर सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जैसे कि ऐसा है कि बहुत जल्दी
शांति इस क्षेत्र में स्थापित हो, इस दृष्टि से आज बहुत दुखद रहा। और आज हमने सभी लोगों ने मिलकर उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीद जवान के परिवारों को ईश्वर इस कठिन दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसा विनती हम सभी ने मिलकर कहा है। बहुत दुखद है, मैं समझ सकता हूँ। इस विषय पर ज्यादा बोलना नहीं हो पाता, आंखें भर जाती है। बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। जो पाइप से ला कर रखा है, जो आमतौर पर जो जमीन में जो गाड़ कर रखते हैं, उसके अलावा जो ये कई पेड़ में माइक्रोसॉफ्ट के बंद होने से उड़ान संचालन प्रभावित होने पर भोपाल हवाई अड्डे के निदेशक रामजी अवस्थी ने कहा कि विमान संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रियों को बोर्डिंग पास मैनुअल रूप से दिया जा रहा है। उड़ान संचालन में कोई असामान्य देरी नहीं हुई है। चल रहे हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशन से कोई ऐसा सर्वर का वास्ता भी नहीं है। हाँ, हालांकि जो कुछ एयरलाइंस जैसे इंडिगो, आकाशा ने एप्लीकेशंस कुछ उन्होंने अपनी सुविधा और पैसेंजर सुविधा के लिए होस्ट कराए थे किसी सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्वर होगा उस सर्वर में इशू है, तो उनकी एप्लीकेशन रन करने में कठिनाई है। लेकिन बाकी ऑपरेशंस सभी चल रहे हैं। मैनुअल रूप से उनके जो बोर्डिंग कार्ड और ये जो हो रहे हैं सब मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो एप्लीकेशन उनकी नहीं चल रही है, तो उसको लेकर यहाँ पे कोई पैसेंजर का मतलब डिले हो रहा है या फ्लाइट डिले हुई है कोई, या किस तरह की समस्या है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सामान्य रूप से चल रहा है। अभी तक कोई फ्लाइट ऐसे एबनॉर्मल डिले नहीं, ना आने में हुई है ना जाने में डिले हुई है। प्रोसेसिंग टाइम अगर फ्लाइट में 20-25 मिनट लगता हो सकता है 5 मिनट और लग जाए, लेकिन बाकी ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आती। एयरलाइंस की तरफ से आपको कुछ आया है जिनमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी तरफ से? नहीं, मैंने एयरलाइन से बात भी करी थी इंडिगो से कि अगर कोई दिक्कत, उनका सिस्टम में नहीं, मैनुअल सिस्टम से काम कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। भोपाल एयरपोर्ट में कोई परेशानी नहीं। सर, अपने यहाँ से रेगुलर कितनी पर डे? हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पर डे लगभग 37 मूवमेंट है, 36-37 मूवमेंट के आसपास भोपाल में रहते हैं, और उसमें अभी तक जो फर्स्ट हाफ हुआ है उसमें कोई परेशानी नहीं। तो अभी जो भी मतलब जो सॉफ्टवेयर्स होते थे उनके वो सारे मैनुअल हो रहे हैं, तो उसमें जैसे एयर इंडिया को उसमें परेशानी, क्योंकि एयर इंडिया भी मेजर ऑपरेटर है कंट्री का, उसमें उनका सॉफ्टवेयर वहाँ पे होस्ट नहीं है। एयर इंडिया का सॉफ्टवेयर बराबर काम कर रहा है। इंडिगो के सॉफ्टवेयर में इशू है, वो जल्दी वो अपना अगर डीसी में प्रॉब्लम है डीआर में होस्ट कर लेंगे। मंडला जिले की अंजनिया पुलिस चौकी प्रभारी पर एक आरोपी ने पैसे मांगने और मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसकी एसपी द्वारा जांच कराई गई तो आरोप झूठा और बेबुनियाद निकला। पुलिस ने आरोपी को चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल मंडला पुलिस जनसुनवाई में आवेदक अरविंद यादव द्वारा चौकी प्रभारी अंजनिया द्वारा पैसे की डिमांड और जेल कर्मियों द्वारा जेल में मारपीट किए जाने के संबंध में शिकायत दर्ज की गई, जिस पर एसपी रजत सकलेचा के द्वारा जांच करवाई गई, जिसमें आवेदक द्वारा की गई शिकायत झूठी और बेबुनियाद निकली। सुनवाई में एक आवेदक है अरविंद यादव, जो कि अंजनिया क्षेत्र के रहने वाले, उनके द्वारा ये शिकायत दर्ज करवाई गई है कि पुलिस विभाग के चौकी प्रभारी अंजनिया के द्वारा उनसे कुछ पैसा प्राप्त किया गया था, और जिससे कि वारंट तामील ना हो सके। और दूसरा एक और आरोप उन्होंने लगाया था कि जेल में उन्हीं के कहने पे पिटाई हुई थी। इसमें प्राथमिक जांच एसडीओपी नैनपुर के द्वारा की गई है, और इसमें जो तथ्य आए हैं उसमें ये पता चला है कि ये जो व्यक्ति है जिसने शिकायत दर्ज करवाई है, इसके विरुद्ध एक गिरफ्तारी वारंट 138 का चेक बाउंस का प्राप्त हुआ था कोर्ट से, जिसको उसको तामील करवाया गया था। पूर्व में इसके द्वारा ये प्रयास किया गया था और सीएम हेल्पलाइन भी इस बाबत लगाई गई थी कि उस चेक बाउंस के केस से बचने के लिए चेक घूम गया है, इस संबंध में उसने शिकायत करी थी। तो इस तरह से एक तरीके से उसके द्वारा उस केस को पलटने का प्रयास किया गया था। तत्पश्चात जब गिरफ्तारी वारंट प्राप्त हुआ तो उसे गिरफ्तार करके भेजा गया है। उसके द्वारा आरोप लगाया गया कि उसी दिनांक को उससे पैसा भी प्राप्त किया गया है। तो इस संबंध में जब जांच की गई है, प्राथमिक जांच में ये आया है कि जो चौकी प्रभारी हैं वो उस दिन एनडीपीएस के एक केस के लिए हाईकोर्ट इंदौर सुबह रवाना हुए थे, और तत्पश्चात ये आरोपी सीसीटीवी में भी देखने में आ रहा है थाने लाया गया था। और जब जेल में भी इसमें चेक करवाया गया तो इसमें भी पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम राजापुर में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से किसान और 5 बकरियों की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीती देर शाम समय अचानक तेज गरज के साथ बारिश हुई। इस दौरान राजापुर के सालहाई में खेत में काम कर रहे 40 वर्षीय किसान राम नारायण पिता श्रीपाल पर आकाशीय बिजली गिरी और वह मौके पर ही बेहोश हो गए, जिसकी जानकारी जब परिजनों को लगी तो उनको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अजयगढ़ पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं राजापुर के ही भवानीपुर क्षेत्र में जंगल में बकरी चरा रहे मुन्नीलाल यादव और तुलसीदास यादव की 5 बकरियों पर अचानक आकाशीय बिजली गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
में खत्म हुआ है, बारिश हो रही थी, हर जो तो रहा था, हर झील के आया छतरों के पास तो गाज गिर गई है, वही खत्म हो गया है। एक बच्ची देखा दौड़ के मेरे पास गई, फिर मैं दौड़ के आया तो बाकी उसको उठाया, मैं भी कीचड़ में भर गया। और बस फिर वहाँ से उसको लेकर के अस्पताल भागे। अब यहाँ अस्पताल में डॉक्टर लोग मौत बता रहे हैं। क्या नाम है आपका और मृतक का क्या नाम है? उसका नाम है रामनारायण, मेरा नाम है राममिलन, मृतक का नाम रामनारायण, पिता का नाम हरिपाल। कहाँ की घटना है ये घटना है सरियाई की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।